मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर देखा था ना, क्या देखा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। तो वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देखा था, नई क्वांटिटी मिलती है, क्या मिलती है, वो वेक्टर। और नया वेक्टर जो होता है उसका क्या होता है, अगर जिससे स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया वो पॉजिटिव है, तो जो नया वेक्टर स्केलर जिससे मल्टीप्लाई किया गया वो पॉजिटिव है, तो नया वेक्टर और जो पुराना वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन क्या होती थी, सेम। और अगर स्केलर जिससे मल्टीप्लाई किया गया वो नेगेटिव है, तो जो न्यू वेक्टर और जिस वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया दोनों की डायरेक्शन क्या होती थी, अपोजिट। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, समझना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए वेक्टर। वेक्टर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, जरा ध्यान देना, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, वेक्टर के पास क्या है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो दो चीजें दिख जाती है कि नई क्वांटिटी जो मिली उसके पास क्या है, डायरेक्शन है, या फिर वेक्टर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया तो देखा जाता है नई क्वांटिटी जो मिली उसके पास डायरेक्शन नहीं है। अगर नई क्वांटिटी जो मिली उसके पास डायरेक्शन नहीं है तो वैसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो दो टाइप का प्रोडक्ट बोलते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कब बोलते हैं, जब मल्टीप्लाई करने से जो नई क्वांटिटी मिलती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और मल्टीप्लाई करने से जो नई क्वांटिटी मिलती है उसके पास डायरेक्शन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। अब हो रहा है दोनों मल्टीप्लाई, पर मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं डॉट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल यूज करते हैं डॉट का, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और वेक्टर जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर आता है उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और वहां साइन यूज करते हैं क्रॉस का तो उसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, और क्रॉस कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से लिखा जाता है। अब जरा समझना क्या बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से कि दो वेक्टर है, एक मान लो वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में सिंबल लगाया डॉट, मतलब ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल। कहने का मतलब क्या है, ये है वेक्टर ए, समझना, ये है वेक्टर बी, और दोनों के बीच अगर एंगल बन रहा है थीटा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बोलेंगे, ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, ए बी कॉस थीटा। ये तो जनरल बात होगी। कुछ जल्दी से इसमें अलग अलग एंगल पे जरा बात कर लें, स्पेशल केस देखते हैं। किसी भी एंगल पे अलग अलग वैल्यू मिलेगी, पर मैं कुछ पर्टिकुलर एंगल देख रहा हूँ। एक, जब थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 0 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर के बीच क्या एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। उस केस में डॉट करेंगे तो क्या होगा, जरा बताओगे, ए डॉट बी, तो क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, ए बी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो क्या हो जाएगा ये, ए बी। अब देखिए दूसरा, अगर थीटा 90 डिग्री हुआ, अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो ए डॉट बी क्या बोलेंगे, ए बी कॉस 90, 0, ए बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 90 0, तो फाइनली क्या होगा, 0। एक और एंगल देख लेते हैं, 3 एंगल ध्यान रखना। एक, अगर थीटा इक्वल टू हो गया 180 तो ए डॉट बी क्या बोलोगे, ए बी कॉस 180, ए डॉट बी क्या बोलोगे, ए बी कॉस 180, ए बी कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है सर, cos 180 वैल्यू माइनस, कॉस 180 क्या होता है, -1, ये क्या आएगा, -1। ये कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में अगर है तो जो प्लस वाला होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा,
तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है? प्लस ए, और सबसे कम कौन दिख रहा है? माइनस ए। तो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? ए बी, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? माइनस ए बी। ए बी कब होता है? जब एंगल 0 डिग्री हो। माइनस ए बी कब होता है? जब एंगल 180 डिग्री। यहाँ तक कहानी क्लियर है? इसको नोट करो। ठीक है, देखो इसको समझो। एक बात समझो, यहाँ पे a डॉट b क्या है? ए बी कॉस थीटा ना, ये क्या है? स्केलर है। थोड़ा सा हम बात करते हैं इस तरह से क्यों हुआ है, क्या क्यों दिख रहा है, जरा समझो। यहाँ पे a ये है, b ये एंगल थीटा है, ठीक। हमको मल्टीप्लाई करना है a डॉट b, वेक्टर a डॉट b को मल्टीप्लाई करना है, और उसके मल्टीप्लाई से जो नई क्वांटिटी आई वो क्या आई? स्केलर। उसके पास डायरेक्शन नहीं है। शुरुआत में a और b था, उसके पास क्या थी? डायरेक्शन। तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना ही है तो मुझे दोनों को एक तरफ लाएंगे तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या करना चाह रहा हूं मैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a डॉट b, तो समझो अगर मैं चाह रहा हूं कि a को b से मल्टीप्लाई कर, तो b कुछ अलग इस तरफ जा रहा है, a कुछ इधर जा रहा है, तो अगर मल्टीप्लाई करना है तो b को उठा के यहाँ रख दो। b का वो हिस्सा जो a की तरफ पड़ रहा है। तो याद करो हमने कंपोनेंट निकालना सिखाया था। कंपोनेंट निकालना सिखाया था कि एंगल के साथ वाला क्या होता है? कॉस। अगर b का कंपोनेंट मैं a के लॉन्ग देखूंगा तो b का कंपोनेंट a के लॉन्ग क्या होगा? b cos थीटा होगा। ऐसा करने से क्या होगा? b का हिस्सा a के लॉन्ग आ गया। b का a के लॉन्ग हिस्सा जो है, पार्ट जो है वो क्या है? b cos थीटा। तो b का हिस्सा a के लॉन्ग b cos थीटा, और a तो ऑलरेडी इधर है, तो इनटू a मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरफ ला के करेंगे। ऐसा नहीं कि ये इधर जा रहा है, ये इसको इधर उठा के लाए तो ये b cos थीटा इसका हिस्सा इधर है, कंपोनेंट है, और ये a, तो क्या होगा? b cos थीटा इनटू a, या फिर बोले तो a इनटू b cos। या फिर समझो जरा ये बात, या फिर इच्छा मेरा है चलो a को उठा के b पे ले, ये भी कर सकते हैं। अगर a को उठा के b पे ले तब a और b एक ही डायरेक्शन में हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तो a का कंपोनेंट b के लॉन्ग, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos होता है। a का कंपोनेंट b के लॉन्ग क्या होगा? a cos थीटा। a का कंपोनेंट b के लॉन्ग a cos थीटा इनटू क्या कर दिया? b। तो a cos थीटा इनटू b, तो ये कंपोनेंट हो गया a cos थीटा इनटू b। दोनों स्केलर है, मल्टीप्लाई करके देखोगे ये भी cos थीटा है, और ये भी क्या है? ये भी cos थीटा है। समझ में आ रही बात? यानी इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीज अगर मैं a लिख के b के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करूं या b लिख के a के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करूं, दोनों बात क्या है? एक ही। दोनों चीज एक ही है। इसको क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सिंपल बात है, बट इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इस बात को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। पहले बोलो, ये समझ में आया? क्या क्लियर है? हाँ। एक तो ये देखा इसमें स्केलर प्रोडक्ट में, देखो दूसरा एक और लॉ देखते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जरा देखा यहाँ पे a डॉट b प्लस c, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। तो मैथ में सिंपल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इसको इससे करते हैं, फिर प्लस इसको इससे करते हैं। काम वही है, बट वेक्टर के तरीके से करना होगा। मतलब मैं लिखूंगा a डॉट b इससे प्लस क्या लिखेंगे? a डॉट c। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे लिखना आना चाहिए। तो ये दो सिंपल सी चीजें हैं, लिख लो फिर दबा लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। जैसे आप लोग सुने हो ना, वर्ड सुने हो, छोटे क्लास में पढ़ते हो। वर्ड क्या बोलते हो कि फोर्स लगाए और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो बोलते हैं क्या? वर्क हुआ। सिंपल बात करके डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो एक बात समझो, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर। फोर्स वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर। वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। दोनों वेक्टर के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लाई से क्या बनता है? वर्क बनता है। तो वर्क क्या है? स्केलर की वेक्टर स्केलर। तो वर्क स्केलर है, तो वर्क क्या लिखते हो? W। किससे बना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से। अब दो वेक्टर के प्रोडक्ट से
से स्केलर बनता है, इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या लगाते हैं बीच में? डॉट। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट S। वर्क होता है F डॉट S, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन उसके प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिली वर्क की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिली, तो वर्क क्या क्वांटिटी है? स्केलर। तो वर्क इक्वल टू F डॉट S क्या लिखते हैं? F का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड A डॉट B, A B cos थीटा। थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ठीक है, बाकी डिटेल बात अभी नहीं करेंगे, डिटेल बात जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे, जब वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी केवल डॉट प्रोडक्ट के एंगल से बताया। तो इतना ठीक है, लिखिए। हाँ सर। इधर मिटा रहा हूं, देखिए हमने पहले देखा था ना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं? i कैप, j कैप, k कैप। x एक्सिस के लॉन्ग i कैप, y एक्सिस के लॉन्ग j कैप, z एक्सिस के लॉन्ग के क्या? अब देखो यूनिट वेक्टर, अब ध्यान से देखिए, पहले तो मैं समझाऊंगा कैसे आया, आगे से आप ध्यान रखोगे इसको। तो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। यूनिट वेक्टर मान लो i, समझना, डॉट i, ठीक है, i डॉट i। तो क्या होता है फॉर्मूला a डॉट b का? a का मैग्नीट्यूड, i का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं मॉडल में, b का मैग्नीट्यूड, b की जगह पे क्या लिखा है? i ही लिखा है। a डॉट b क्या फॉर्मूला पढ़े हो? ab cos थीटा। कितना एंगल बनेगा i कैप और i कैप के बीच में? I कैप और i कैप और i कैप के बीच कितना एंगल बनेगा? जल्दी बताओ। 0 डिग्री। एक ही डायरेक्शन में है ना, तो एक ही डायरेक्शन में एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। i कैप कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। cos 0 क्या होता है? 1। तो क्या है? 1। तो i डॉट i क्या होता है? ध्यान रखिए आगे से 1। कैसे होता है मैंने बता दिया। इसी तरह से मुझे बताओ, कौन बताता है? j डॉट j क्या होगा? j डॉट j क्या होगा? 1 ही होगा। वैसे ही काम करेंगे। j का मैग्नीट्यूड cos 0, तो क्या होगा? 1 ही तो होगा ना। उसी तरह से k डॉट k क्या? 1। k का मैग्नीट्यूड इनटू cos 0, तो क्या होगा? 1। तो यानी यूनिट वेक्टर अगर सेम से डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है? 1। i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। अब जरा देखो, यूनिट वेक्टर को दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी i डॉट j, दो अलग अलग यूनिट वेक्टर। i डॉट j क्या लिखेंगे? a डॉट b, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, i डॉट j, i कैप और j कैप के बीच कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। i कैप x एक्सिस के लॉन्ग, j कैप y एक्सिस के लॉन्ग, x और y दोनों एक्सिस के बीच क्या एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो i और j के बीच क्या एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो 1, cos 90 क्या होता है? 0। तो i डॉट j क्या होगा? 0। तो i डॉट j क्या होगा? 0। कैसे क्लियर हो गया? j डॉट i बोलेंगे तो वो भी वही हो जाएगा 0। वो भी वही बात होगा, j i cos 90, cos 90 में से 0। ऐसे भी a डॉट b और b डॉट a इक्वल होता है, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड ही a b cos थीटा या b a cos थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तो यानी यही सेम रिजल्ट किसका होगा? j डॉट i का भी। अच्छा मुझे बात बताओ जरा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं j डॉट k क्या होगा? j और k, j डॉट k वो भी 90 डिग्री हो j जाएगा। k cos 90, j y एक्सिस के लॉन्ग, k क्या है? z एक्सिस के लॉन्ग। दो एक्सिस x y z तीन एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, किसी भी दो के बीच एंगल क्या बनेगा? 90। क्या होगा? 0। तो उसी तरह से बताओ k डॉट j क्या होगा? 0। ये भी 0। ठीक, इसी तरह से बताओ तुम्हारा k डॉट i क्या होगा? 0। k i cos 90, x और z के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। और i डॉट k क्या होगा? I डॉट k 0। ये भी 0 होगा। 0। बात समझ में है? यानी कि यूनिट वेक्टर अगर सेम से डॉट प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। और दूसरे से डॉट प्रोडक्ट होगा दूसरे यूनिट वेक्टर से तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i क्या होगा? 0। ये क्लियर है? नोट करो। देखो यहाँ पे समझो, एग्जांपल देख रहे हैं। मान लो वेक्टर a गिवन है कुछ a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। वेक्टर a इक्वल्स टू गिवन है कुछ ऐसा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप।
और वेक्टर बी, ध्यान से समझना, इक्वल टू गिवन है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, b3 k कैप। वेक्टर a इक्वल टू गिवन है a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, b इक्वल टू b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। अब करना क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनिए, a डॉट b, ठीक है। अब मैं इसमें बहुत ज्यादा टर्म नहीं लिखूंगा, आप चाहो तो लिख सकते हो, समझने यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल मैथ में, कि इसको पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस इसको इन तीनों से, फिर प्लस इसको इन तीनों से, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब देखो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बट डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, a1 b1 cos i डॉट i, समझना, a1 b1 i डॉट i, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा a1 b2 i डॉट j, फिर प्लस होगा a1 b3 i डॉट, फिर अगला प्लस a2 b1 j डॉट i, a2 b2 j डॉट j, a2 b3 j डॉट k, फिर प्लस a3 b1 k डॉट i, a3 b2 k डॉट j प्लस a3 b3 k डॉट k। अब i डॉट i क्या होता है, j डॉट j क्या होता है, k डॉट k क्या होता है पता है, हाँ सर, तो उसका डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे और फिर कुछ रिजल्ट आएगा, a1 a2 b1 b2 कुछ टर्म में a1 a2 a3 b1 b2 b3 के टर्म में कुछ रिजल्ट आएगा, तो जरा करके देखो तो बताओ क्या है, 2 मिनट ले लो। देखो एक काम यहाँ पे लिए, हाँ सर, a1 b1 पहला टर्म क्या होगा, a1 b1 i डॉट i, मैं अभी लिखते रहा हूँ सारे टर्म, आगे से बताऊंगा, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। a1 b1 एक टर्म क्या होगा, i डॉट i, पहला टर्म, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या लिखोगे, a1 b2 i डॉट j, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, a1 क्या लिखोगे, a1 b3 i डॉट k, k, ये लिखोगे a1 b3 i डॉट k, फिर अगला टर्म बताओ, प्लस a2 b1 a2 b1 क्या लिखेंगे बताओ, j डॉट i, j डॉट i, प्लस a2 b2 j डॉट j, j डॉट j, a2 b2 j डॉट j डॉट फिर a2 b3 j डॉट k, j डॉट k, a2 b3 j डॉट k, j डॉट k, ये वाला हो गया। अब इसको इन तीनों से क्या लिखेंगे बताओ, a3 b1 a3 b1 k डॉट i, a3 b1 नीचे लिख रहा है ना, k डॉट i, प्लस a3 b2 k डॉट j, a3 b2 k डॉट j, k डॉट j, और इसका a3 b3 k डॉट a3 b3 k डॉट k डॉट ये तीनों सही है, a3 b3 k डॉट, पहले बताओ क्लियर है। अब जरा समझो, यहाँ सारा रिजल्ट पता है, सेम से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 और दूसरे से क्या होता है 0, तो i डॉट i क्या होगा 1 और फिर क्या होगा j डॉट j ये भी 1 और k डॉट k क्या होगा 1, ये तीनों 1 होगा, बाकी दूसरे से क्या होगा सब 0, मतलब ये वाला 0, ये वाला भी 0 i डॉट k, दूसरे से ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो अभी तो मुझे सिखाना था इसलिए मैंने ये भी लिखा, आगे से आप सीधा दिमाग लगा लोगे कि i डॉट j 0 होगा तो फिर क्यों ही लिखें, ये भी 0 होगा तो क्यों लिखें, तो हम वही ना लिखें जो कि होगा 1 होगा, तो हम a1 b1 i डॉट i केवल यही लिखें, a2 b2 j डॉट j और a3 b3 k डॉट k, ये तीन ही स्टेप लिखे, बाकी 9 टर्म क्यों लिखे, बाकी दो टर्म दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो सेम वाला ही केवल यूज करें, a1 b1 i डॉट i, a2 b2 j डॉट j, a3 b3 k डॉट k, बाकी टर्म ना, अभी समझाने के लिए मैंने सारे 9 टर्म लिखा है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बात समझना है।
तो क्या हो जाएगा सिंपल अगर बात करें तो a डॉट b a1 b1 i डॉट i क्या होगा 1, तो i डॉट i 1 होगा तो क्या बचेगा a1 b1 प्लस बाकी ये सारे टर्म 0 0 0 0, एक बचेगा कौन सा a2 b2 j डॉट j भी क्या होगा 1, तो क्या हुआ a2 b2, उसके बाद और कौन सा टर्म प्लस ये सारा 0, क्या बचा a3 b3 k डॉट k, क्या आ गया a3 b3। पहले बताओ ये समझ में आया? तो डॉट प्रोडक्ट सिंपली क्या है इसका a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3, क्लियर है? तो अब इतना देख लीजिए। अब आते हैं जो हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका एप्लीकेशन आप देखते हैं कि क्यों यूज हो रहा है, कहां का यूज हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ लिखना, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो इसके एप्लीकेशन देखेंगे, 3 एप्लीकेशन देखेंगे। फर्स्ट हमने क्या देखा फॉर्मूला a डॉट b a b cos थीटा, थीटा क्या था दोनों के बीच का एंगल। तो पहला एप्लीकेशन लिखते हैं टू फाइंड लिखना, फर्स्ट एप्लीकेशन लिखना सब कोई, टू फाइंड द एंगल, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल पता करना है। पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो दो वेक्टर के बीच एंगल पता करना। जरा समझिए कि सिंपल सा है, जो फॉर्मूला लिखे थे वही a डॉट b, क्या लिखते हैं ab cos थीटा, ठीक, या यहां से cos थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे cos थीटा a डॉट b, और ये ab क्या होगा नीचे चला जाएगा, हाँ सर, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे डिवाइड बाय ab, cos थीटा a डॉट b डिवाइड बाय ab, मतलब a और b का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड और इनटू b का मैग्नीट्यूड। ये सबको बात समझ में आ रही है? तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो मुझे बताओगे, हमारा क्वेश्चन वही है, यही वाला एग्जांपल लिया कि a इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के, वेक्टर b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3 के। इस पर्टिकुलर केस के लिए मुझे लिख के बताओ cos थीटा। समझे? इस एग्जांपल के लिए देखो, एग्जांपल ये है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए cos थीटा लिख लो, बता सकते हो? इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए जरा बताओ तो, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए cos थीटा क्या लिखेंगे? तो cos थीटा क्या फॉर्मूला देखा a डॉट b, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा निकालो, सेम वाला रहेगा i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, बाकी 0 a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो cos थीटा क्या है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, इस एग्जांपल के लिए, तो cos थीटा क्या है a डॉट b, तो बताओ कि a डॉट b कितना है इस एग्जांपल में, a1 b1 a2 b2 प्लस a2 b2 सॉरी a3 b3 प्लस a3 b3। बात आ रही है समझ में? cos थीटा क्या फॉर्मूला देखा a डॉट b, तो a और b का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये कैसे आया मैंने देखा, डिवाइड बाय क्या है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। यहां पे a का मैग्नीट्यूड बता सकते हो? a1 into a2, इसको देख के मैग्नीट्यूड देखो, अगर वेक्टर लिखा हो ना, बताया था पहले भी axi प्लस ayj प्लस azk इस फॉर्मेट में रहे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। तो अगर वेक्टर ये है तो तीनों के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ही तो मैग्नीट्यूड होता है, यानी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो a का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे जरा बताओ तो, a का मैग्नीट्यूड ये नहीं लिखेंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए क्या लिखना होगा, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है? बाय b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे बताओ सबको, अंडर रूट a b का मैग्नीट्यूड बताओ, अंडर रूट b1 स्क्वायर जल्दी बताओ प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर।
ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे इस पर्टिकुलर केस में? अंडर रूट b1 b1 का स्क्वायर बिल्कुल, b2 का प्लस स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। पहले बताओ ये क्लियर है? यस। इस पे और भी चीजें देखेंगे और एप्लीकेशन, पहले हम इस पे एक क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ये लिखो, अगर पर्टिकुलर ये कैसा है तो cos थीटा ये आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दुख तकलीफ किसी को? नो सर। नोट कर लीजिए कि नोट कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो कर लो।